टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किस राज्य में स्थापित शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हाल ही में किया? इसका सही उत्तर है गुजरात। 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आणंद गुजरात में स्थापित भारत की अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। यह शहद परीक्षण प्रयोगशाला किसानों को शहद के उत्पादन एवं विपणन के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर देश में मीठी क्रांति अर्थात स्वीट रिवॉल्यूशन लाने एवं उनकी आय दोगुनी करने के भारत सरकार के विजन में सहायक होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। FSSAI ने शहद, बी वैक्स और रॉयल जेली के नए मानदंडों को भी अधिसूचित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO द्वारा जारी किए गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन अर्थात ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA के अनुसार पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। FAO वर्ष 2019 के बाद से प्रत्येक 5वें वर्ष यह व्यापक आकलन करता है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप ने वर्ष 2010 से 2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। एशिया महाद्वीप में पिछले एक दशक में वनों में प्रतिवर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। मूल्यांकन के एक दशक में भारत ने औसतन प्रत्येक वर्ष 0.38% वन लाभ या 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन वृद्धि दर्ज की है। FRA 2020 में एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत में स्थानीय आदिवासी एवं देशज समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 की स्थिति 0 से बढ़कर वर्ष 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। FRA 2020 के अनुसार प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर अर्थात नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट रेट निराशाजनक है, जो कि वर्ष 2010 से 20 के दौरान केवल 0.38% रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नाग नदी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी, जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम पड़ा है, में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की है। नाग नदी भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है, जो कि कान्हन पेंच नदी प्रणाली का एक भाग भी है। वर्ष 1908 के ब्रिटिशकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम महाराष्ट्र में वाड़ी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। पेंच नदी कान्हन नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि दाएं तट की सहायक नदियों में जाम नदी, कोलार नदी तथा नाग नदी प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है हरियाणा। 25 जुलाई 2020 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की घोषणा करते हुए कहा कि इसका आयोजन वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रत्येक वर्ष जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, किंतु इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है।
पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी स्टार स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक प्रसारण करता रहेगा। ध्यातव्य है कि हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीनों संस्करणों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2019 159 पदक एवं वर्ष 2020 200 पदक में यह राज्य दूसरे स्थान पर रहा। वहीं वर्ष 2018 में 102 पदक, जिसमें कि 38 स्वर्ण, 26 रजत और 38 कांस्य जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कश्मीर घाटी के किस विशिष्ट उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक टैग का प्रमाण पत्र जारी किया गया? इसका सही उत्तर है कश्मीरी केसर। 25 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए भौगोलिक संकेतक टैग का प्रमाण पत्र जारी किया गया। भौगोलिक संकेतक टैग मिलने से कश्मीरी केसर निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता हासिल करेगा और इससे किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह प्राकृतिक गहरे लाल रंग, तीक्ष्ण सुगंध, कड़वे स्वाद, रासायनिक प्रक्रिया मुक्त प्रसंस्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले रंग की क्षमता जैसी अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में करेवा अपनी जाफरान अर्थात केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी एक अंडाकार बेसिन है जो 140 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। करेवा का निर्माण अत्यंत नूतन युग अर्थात पैलेस्टोसीन इपॉक में हुआ था, जब पूरी कश्मीर घाटी जलमग्न थी। करेवा कश्मीर घाटी एवं जम्मू डिवीजन की भदरवाह घाटी में विस्तृत झीलों के निक्षेप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्वालबार्ड द्वीप समूह किस देश का भाग है? इसका सही उत्तर है नॉर्वे। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो नॉर्वे का उत्तरतम इलाका भी है। यह यूरोप की मुख्य भूमि से लगभग 400 मील दूर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। उत्तरी ध्रुव से लगभग 1300 किलोमीटर अर्थात 800 मील दूर स्थित लॉन्ग ईयर बायन बस्ती स्वालबार्ड द्वीप समूह की सबसे मुख्य बस्ती मानी जाती है और यहाँ लगभग 2000 लोग निवास करते हैं। हाल ही में नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर दर्ज किया गया है और स्वालबार्ड की लॉन्ग ईयर बायन बस्ती में तापमान का लगभग 41 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक द्वीप के क्षेत्र कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने से और अधिक हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। ध्यातव्य है कि लगातार बढ़ते तापमान से आर्कटिक वन्यजीवों जैसे कि ध्रुवीय भालू आदि के लिए भी संकट उत्पन्न हो सकता है, जो कि मुख्यतः समुद्री बर्फ पर निर्भर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में पैकेट वाले सलाद उत्पादों से संबंधित किस बीमारी से लोग संक्रमित हुए हैं? इसका सही उत्तर है साइक्लोस्पोरा। हाल ही में साइक्लोस्पोरा नामक बीमारी से संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 राज्यों में 640 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि साइक्लोस्पोरा पैकेट वाले सलाद उत्पादों से संबंधित बीमारी है, जिसमें आइसबर्ग लेट्यूस, लाल गोभी एवं गाजर सम्मिलित होते हैं। यह बीमारी साइक्लोस्पोरा साइटानेंसिस नामक सूक्ष्म एकल कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। दूषित भोजन या जल जिसमें इस परजीवी की उपस्थिति होती है के सेवन से लोगों में साइक्लोस्पोरा संक्रमण हो सकता है। यह आंतों से संबंधित बीमारी है। अन्य क्षेत्रों में इस संक्रमण के फैलने की संभावना अधिक होती है। इस बीमारी में भूख न लगना एवं भार में कमी, सूजन, मितली, हल्का बुखार, कमजोरी एवं दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा हाल ही में जारी भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है BIS केयर।
27 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर और www.manakonline.in पर eBIS के 3 पोर्टलों यथा मानकीकरण, अनुरूपता, आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप हिंदी एवं अंग्रेजी में संचालित किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिए प्रमाणन निर्गत करना एवं निगरानी करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO। 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान के बाद देश में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार हेतु व्यक्तियों एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर में स्थित भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका सही उत्तर है मालदीव। 26 जुलाई 2020 को मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को बधाई दी है। भारत ने वर्तमान कोरोना वायरस महामारी की घड़ी में मालदीव की हर संभव सहायता की है और भारत सरकार ने मालदीव को अपने संजीवनी अभियान के अंतर्गत 6.2 टन आवश्यक औषधियां और 600 टन आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई है। मालदीव का भू क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 1200 प्रवाल भित्तियों में विस्तारित है, जिनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर मानव निवास है। इन द्वीपों की औसत ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यहाँ के लगभग 90% रहने योग्य द्वीपों को पर्यटक रिसोर्ट्स के रूप में विकसित किया गया है और शेष द्वीपों को कृषि एवं अन्य आजीविका के उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम है। मालदीव की राजधानी माले है, जो इस देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आरंभ किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है मौसम। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन को मौसम नाम दिया गया है। इस एप्लीकेशन के अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्थात ICRISAT, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें लगभग 200 शहरों के लिए आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस एप्लीकेशन में जानकारी को
दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा। यह लगभग 800 स्टेशनों एवं जिलों के लिए स्थानीय मौसम की घटनाओं एवं उनकी तीव्रता के लिए 3-3 घंटे की अवधि में चेतावनी भी जारी करेगा। यह ऐप भारत के लगभग 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। साथ ही साथ पिछले 24 घंटों की मौसम संबंधित जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। ध्यातव्य है कि इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क अर्थात KRCnet का भी शुभारंभ किया। KRCnet भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एवं उसके विभिन्न संस्थानों में विकसित MOES ज्ञान उत्पादों को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पारंपरिक पुस्तकालयों को एक विशिष्ट नॉलेज रिसोर्स सेंटरों अर्थात KRCs में अपग्रेड किया जाएगा। सभी KRCs को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और KRCnet पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कई संस्थानों के 2600 से अधिक शोध कार्यों को प्राप्त करने के लिए ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले आदिवासी उद्यमियों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि उन्नत भारत अभियान का हिस्सा है। नए समझौते के साथ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लगे आदिवासी नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, मेंटरशिप, ट्रांसफॉर्मल डिजिटल सिस्टम, उत्पाद नवाचार और हैंड होल्डिंग तक पहुंच सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आश्रय। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे स्थित उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने देश में इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। ध्यातव्य है कि DIAT ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में विकसित किया है, जिससे कि कोविड-19 रोगियों के उचित आइसोलेशन को बनाए रखा जा सके। हमारा अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? इसका सही उत्तर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। DGCA ने रिमोट पायलट वाली विमानन प्रणालियों के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए क्लब के आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ध्यातव्य है कि सभी ड्रोन का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होना और ड्रोन पावती संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। उस ट्रस्ट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम दिया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद के लिए रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में आवंटित 5 एकड़ भूमि को स्वीकार कर लिया है। इस फाउंडेशन में कुल 15 सदस्य होंगे। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर एक मस्जिद, भारत इस्लामी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए 2 केंद्र, एक धर्मार्थ अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी मस्जिद निर्माण के लिए गठित इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष होंगे। इससे पूर्व फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 सदस्यों वाले एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया था। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।